तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जैसे कि टॉपिक मैंने पहले भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो टॉपिक होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लांट के अंदर कैसे होता है, उसका जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो हम डील करने वाले हैं। इसके अलावा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो यहाँ पर दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, दैट इज टाइप्स उसके, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और दूसरा पैसिव। ये सारी चीजों की बात करेंगे, बट बिफोर दैट इफ वी हैव अ क्विक प्री कैप ऑफ द चैप्टर, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जा चुका है, एक्टिव एंड पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेथड्स, ठीक है। इसके अलावा ऑस्मोसिस की डिटेल्स हो चुकी हैं, वाटर पोटेंशियल हो चुका है। तो मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर देती हूँ कि जो भी इस चैप्टर में हमने कल की क्लास तक डील किया था, मतलब सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट तक का जो टॉपिक आपके साथ डील हुआ था, all those topics are going to be covered in the pocket test. Pocket test जो आपका होने वाला है, उसमें वो सारे टॉपिक्स कवर होंगे। ऑल राइट। इसके अलावा आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, दैट इज एसेंट ऑफ सैप एंड ऑल दैट, ये सब आपके टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा। एंड अगेन हम जो है चैप्टर में काफी आगे आ चुके हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हम बहुत पास आ चुके हैं चैप्टर को एंड करने के। तो हमारे पास बेसिकली बचा क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम बचा हुआ है। इसके अलावा एसेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम बचा हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग ट्रांसपिरेशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हिस्टोमेटा, ठीक है। तो ये जो इसके लास्ट लास्ट के टॉपिक्स हैं, यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट। कल मैंने आप लोगों को डीपीपी सेंड की हुई है, तो क्या आप लोगों ने वो डीपीपी चेक की है? इन केस यू ऑल हैव चेक दोज डीपीपीज, तो उसमें आपने देखा होगा आई गेस 13 डीपीपीज हैं। तो वो डीपीपीज जो है आप अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाइए, ठीक है, और अपने डाउट्स जो हैं वो सेंड करते जाइए, और वो मैं आपके पर्सनली क्लियर करते जाऊंगी जो भी आपके डाउट्स हैं। आई थिंक जितने वो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा हैं, मोर देन इनफ है, मतलब इतना अगर प्रैक्टिस कर लिया तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना, और डेली अपने डाउट्स मुझे सेंड करिए। जिस दिन ये चैप्टर क्लोज होगा उस दिन तक आपका पूरा डीपीपी सॉल्व हो जाना चाहिए, दैट इज योर एंड टाइम, ठीक है। तो जो आपकी डेडलाइन है डीपीपी को सॉल्व करने की, वो है कि जैसे ये चैप्टर हमारा क्लोज होगा, मतलब नेक्स्ट वीक का वेंसडे, दैट आई एम श्योर कि नेक्स्ट वीक के वेंसडे तक हम ये चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। तो जिस दिन ये चैप्टर क्लोज होगा उस दिन तक सबकी वो डीपीपी पूरी हो जानी चाहिए और आपके डाउट्स मुझ तक पहुंच जाने चाहिए। ऑल राइट। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं, क्लास में हम क्या डील करने वाले हैं। बट हाँ, उसके पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैंने आपके लिए जो टॉपिक्स रखे हैं वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल हैं। इनफैक्ट यही जो आपके टॉपिक हैं, इसको डील करने के बाद जो हमारी क्लास रिजॉइन होगी उसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आपके पॉकेट टेस्ट में भी उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड आई नो कि आप लोग को वो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि जब कुछ क्वेश्चंस आप पे थ्रो किए जाएं और आपको वो सॉल्व करने हो। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आफ्टर रीजॉइन ऑफ द मीटिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गई है बात? तो इट्स बेटर कि आप लोग अपने साथ थोड़ा पेन पेपर या जो भी आप लेके बैठते हैं उतना आपके पास होना चाहिए। ऑल राइट, सो दैट कि पॉकेट टेस्ट में आपको उन एमसीक्यू से हेल्प मिल जाए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। कल की क्लास में हमने पाथ देखा था कि वाटर जो है वो रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता है, आफ्टर दैट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट के अंदर वो जाता जाता है, एंड अल्टीमेटली इट रीचेस द स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन का मतलब होता है वस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये बातें हमने की थी। अब आज हमें देखना है कि मैकेनिज्म की वो जो एब्जॉर्प्शन हुआ था, पानी जो जाइलम तक पहुंचाया गया था, ये कैसे हुआ। तो उसमें आप दो प्रोसेस देखोगे कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है दो तरह से हो सकता है, या तो फिर वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है या तो फिर वो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इसके अलावा जो भी फैक्टर्स होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी बात की जाएगी, और हम देखेंगे कुछ अलग तरह के टिश्यूज या फिर अलग तरह के प्लांट के पार्ट्स जो रूट के अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें करेंगे।
तो फर्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म का मतलब आप सबको पता होगा कि जो पूरा प्रोसेस होता है किसी भी कंसेप्ट का, पूरे जो उसके स्टेप्स होते हैं, उसको ओवरऑल हम जो टर्म देते हैं दैट इज मैकेनिज्म। तो यहाँ जब आप वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म देखेंगे तो एज यू ऑल नो कि एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन बाय टू डिफरेंट मेथड्स जो कि होते हैं एक्टिव एंड पैसिव। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं कि जो वाटर है उसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो अगर आप एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखोगे तो आपको पता है कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा रूट्स के अंदर विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। ठीक है? जब एटीपी का यूज होने लग जाए प्रोसेस के अंदर तो हम उसे कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी होगा उसको यूज करके जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑल राइट। अब जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का तो उससे आपको क्या क्या चीजें, ओके, वेट फॉर अ वाइल, किसी ने रिक्वेस्ट की है कि वो मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। हु इज दैट? देखिए कुणाल आप इन्फॉर्म करिए बेटा, वो जो भी है वेटिंग रूम जो है वो डिसेबल्ड है, तो वो अपने आप मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है? वेटिंग रूम इज डिसेबल्ड। आप उनको पर्सनली ये मैसेज करो। ठीक है? जो भी है फाइन। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज कि अगर आप इस मेथड को देखोगे तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी के साथ आपको पता चलेगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब जब भी एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी होता है तो यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। एक प्रोसेस वाटर एब्जॉर्प्शन का ऐसा होगा जहां पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस एक्टिव होगी। ठीक है? तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। दूसरा प्रोसेस वो होगा जिसमें ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है बट फिर भी वाटर का एब्जॉर्प्शन चल रहा है इनडायरेक्टली, तो उसको हम कहेंगे नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो सबसे पहले ऑस्मोटिकली एक्टिव मेथड की बात कर लेते हैं। ये मेथड जो है ये एटकिंस एंड प्रिस्टले ने दिया था। अब इस मेथड में होता क्या है, जब भी पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो वो ऑस्मोटिक एक्टिविटी के थ्रू होगा। और वो जो ऑस्मोटिक एक्टिविटी है, आप कैसे जज कर पाओगे कि वो एक्टिविटी चल रही है या नहीं चल रही है? आपको रूट के अंदर के जो सॉल्यूट्स हैं या रूट के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनको जज करना है। ऑल राइट? तो जब भी आप रूट के अंदर के पार्टिकल्स को देखोगे या जज करोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जा रहा है जो कि सॉल्यूट्स लगा रहे हैं। वहां पर डीपीडी का जो कंसेप्ट है वो एक्टिव हो रहा है, वाटर जो है वो वाटर पोटेंशियल दिखा रहा है। तो जब आपको लगे कि हाँ यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन होने के बाद, तब आप कहेंगे कि जो प्रोसेस है दैट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर एटीपी का जो कंजम्पशन होता है दैट इज नॉट डायरेक्ट कंजम्पशन। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ और तुरंत आपको दिखने लगेगा कि जो एटीपी है उसको यूज करके हम एडीपी बना रहे हैं या एएमपी बना रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। इनडायरेक्ट कंजम्पशन होता है। अब मुझे ये बताइए कि इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ एटीपी का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ एटीपी का मतलब है कि जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, डीपीडी लगेगा या फिर ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोसेस में जब भी पानी एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहां पे किसी भी स्टेप में आपको एटीपी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि एटीपी जो है वो किसी और प्रोसेस को एनर्जी प्रोवाइड करना चाह रहा था बट उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ भी यूज कर ली गई है। दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ एटीपी। समझ में आया कि इनडायरेक्ट कंजम्पशन क्या होता है? मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ। डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ एटीपी का मतलब होता है कि जब आप पूरे प्रोसेस का चार्ट देखेंगे या डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेप में एटीपी डायरेक्टली इन्वॉल्व है बट यहाँ आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। एटीपी किसी और प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, वहां पर उसने अपने फॉस्फेट रिलीज किए थे बट उससे जो एनर्जी लिबरेट हुई
वो एनर्जी इस प्रोसेस में भी इस्तेमाल कर ली गई, दैट इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ एटीपी। क्लियर? इसके अलावा अगर आप नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोसेस देखेंगे तो इसको किसने दिया था? थाइमन, बेनेट एंड क्लार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज शो की थी। अब अगर आप नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव मेथड देख रहे हो तो उसमें आपको क्या पता चलेगा कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का। ठीक है, तो अगर ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है तो क्या आप ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर एक्टिव देख पाओगे? विल यू बी एबल टू ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर हियर? दिखेगा कि नहीं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रेजेंस? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं चल रही है, आप ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की एक्टिवेशन या डीपीडी की एक्टिवेशन यहाँ पर नजर नहीं आएगी। अब जब भी ये प्रोसेस चलती है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट ऑफ एटीपी होता है एंड अनलाइक द प्रीवियस प्रोसीजर जो आपका ऑस्मोटिकली एक्टिव था, वहां पर इनडायरेक्ट कंजम्पशन था, यहाँ पर आपके पास एटीपी का डायरेक्ट कंजम्पशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट कंजम्पशन क्यों है? क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, दैट इज नॉट फॉलोइंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, अगेंस्ट में जा रहा है। तो यहाँ जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीटली एक एक्टिव मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी है। तो यहाँ पर एटीपी का जो इन्वेस्टमेंट होगा या जो एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट नहीं होगा। क्लियर? तो ये ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन और नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस होता है। क्लियर? अब अगर आप देखोगे तो ये जो नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव मेथड है वाटर एब्जॉर्प्शन का, दिस इज यूजुअली कैरिड आउट इन हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स कौन होते हैं? व्हाट आर हैलोफिटिक प्लांट्स? Yes, good, very good. They plants those dwell in saline conditions. मतलब कि नमकीन पानी के आसपास रहने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम हैलोफाइट्स कहते हैं। तो यूजुअली दिस टाइप ऑफ नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कैरिड आउट इन कहाँ पर? जो भी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हैलोफाइट्स होंगे, सलाइन कंडीशंस में रहेंगे। क्लियर? पैसिव एब्जॉर्प्शन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी का कोई भी डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं होता है, इनफैक्ट इनडायरेक्ट कंजम्पशन भी नहीं होता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। इसके अलावा जब भी पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन आप देखेंगे तो दैट इज यूजुअली कैरिड आउट इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ व्हाट डज एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मीन? एरियल पार्ट्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर और सनलाइट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हैं। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? धरती से अलग जाना, ऑपोजिट जाना। ठीक है, तो इसमें आपके कौन कौन से पार्ट्स होंगे? स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सब हमेशा आपको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हैं, मतलब कि धरती से बाहर होते हैं, एक्सपोज टू एयर होते हैं, तो वहां पर ये एरियल पार्ट्स कहलाएंगे। क्लियर? इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन जब एरियल पार्ट्स में चलता है तो माना जाता है कि दैट इज फॉलोड बाय ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ये आपने क्लास 10th में सीखा है, एटलीस्ट आप इसका एक छोटा सा ओवरव्यू तो जरूर जानते हो। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन क्या होती है? व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? Yes, evaporation of water through leaves. Actually, evaporation of water through leaves बिल्कुल करेक्ट टर्म है, रिमूवल ऑफ वाटर भी करेक्ट है, पूनम एंड कुणाल। बट मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि अगर आपको अपनी डेफिनेशन और प्रॉपर बनानी है तो उसमें एक्सेसिव वाटर ऐड करिए, एक्सेसिव वर्ड को ऐड करिए। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स रिमूव किए जाते हैं या इवापोरेशन से बाहर जाते हैं वो किसी भी प्लांट के लिए एक्सेस होते हैं, मतलब ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग को भी पता है कि जो किसी भी चीज का एक्सेस होता है, या अगर मैं हिंदी में आपके लिए कहावत बोलूं तो अति जो होती है वो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो प्लांट के अंदर भी अगर काफी ज्यादा पानी हो जाता है
तो भी उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होता, कम हो जाएगा तो भी उसको प्रॉब्लम है। तो यहाँ जितने भी एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो मान के चलिए कि जब भी पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तो दैट इज फॉलोड बाय ट्रांसपीरेशन। 96% वाटर जो है वो पैसिव मेथड से ही एब्जॉर्ब होता है। तो आप सोचिए कि 96% वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव है, मतलब ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है वो भी किसी पौधे के अंदर मैक्सिमम टाइम्स एक्टिव रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर रैपिड ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा कि जो पत्तियां हैं, मतलब जो आपका साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, सॉरी ट्रांसपीरेशन, जो आपका साइट ऑफ ट्रांसपीरेशन होता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनका डीपीडी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से सक्शन फोर्स डेवलप करती है जो कि रूट से पानी ज्यादा से ज्यादा लेते जाएगी। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर पत्ता है, यहाँ पर रूट्स हैं, क्लियर। अब इस पत्ती में से पानी कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होता जा रहा है, तो इसकी वाटर डिमांड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? उस पत्ते की वाटर डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? आप लोग मुझे बताइए। If water is getting out through transpiration, then water demand is increasing. Okay? तो जब पत्ते की वाटर डिमांड इंक्रीज होती जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो अर्ज है कंजम्पशन ऑफ वाटर का वो भी बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई डीपीडी ऑफ द सेल इज इंक्रीजिंग, which is forcing the root cells to absorb more and more water. ठीक है, अगर रूट में ज्यादा पानी आएगा तभी पत्ते को पहुंचेगा, तो क्योंकि पत्ते की डिमांड है तो रूट की भी वाटर डिमांड बढ़ गई और वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए 96% वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिव मेथड से होता है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको भी पता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में, एंड देयर आई टोल्ड यू दैट मेजर अवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर, मेजॉरिटी में जो प्रेजेंट होता है या जो अवेलेबल होता है पौधों के लिए, दैट इज कैपिलरी वाटर। ठीक है, क्या था कैपिलरी वाटर? जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट था, उनके स्पेसेस में प्रेजेंट था। तो जब भी प्लांट इस कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो जितना कैपिलरी वाटर सॉइल के अंदर होगा उतना ही पौधा एब्जॉर्ब कर सकता है ना। तो आपको क्या पता चल रहा है कि जितना कैपिलरी वाटर अवेलेबल है, प्लांट विल बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट सेम अमाउंट ऑफ अवेलेबल कैपिलरी वाटर, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर हुआ। अंडरस्टूड और नॉट? अगर आपने कैपिलरी वाटर की अमाउंट को इनहेंस किया, इंक्रीज किया, तो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी, अगर कैपिलरी वाटर की क्वांटिटी अगर सॉइल में बढ़ गई तो वाटर भी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अब लॉजिक एकदम सिंपल सा है, आपने मुझसे 10 रुपए मांगे हैं, अब मेरे पास 8 रुपए हैं, तो क्या मैं आपको 10 रुपए दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अमाउंट कम है। तो जितना अमाउंट होगा दैट आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू। तो सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पे जितना कैपिलरी वाटर अवेलेबल होगा उतना ही दिया जा सकेगा पौधे को, या वो उतना ही एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर। इसके अलावा सॉइल के अंदर जितना भी पानी स्टोर होके रखा हुआ होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पानी सॉइल के अंदर कंप्लीटली स्टोर ही हो जाता है, वो प्लांट को डायरेक्टली दिया नहीं जा सकता। तो दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज वाटर लॉग्ड सॉइल। अब आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि वाटर लॉग्ड सॉइल इज फिजियोलॉजिकली ड्राई और वहां ऑक्सीजन भी लैक होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सॉइल वाटर लॉग्ड है तो वो फिजियोलॉजिकली ड्राई कैसे हो सकता है? द रीजन इज कि मैंने अभी अभी स्टेटमेंट बोली थी, आपने अगर उस पर फोकस किया होगा तो आई टोल्ड यू दैट पर्टिकुलर वाटर इज लॉग्ड इनसाइड द सॉइल बट इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। ठीक है, सॉइल पार्टिकल के अंदर उसको रोका जरूर गया है बट वो पौधे को नहीं दिया जा रहा है।
तो जब आप बाहर से उस सॉइल का एनालिसिस करोगे तो वो आपको फिजियोलॉजिकली तो ड्राई ही दिखाई देगा, क्योंकि पानी किसी पर्टिकुलर जगह पे लॉक्ड है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पानी लॉक हो चुका है, तो रीजन ये हुआ कि वहां एयर के लिए जो जगह थी या वहां पर ऑक्सीजन के लिए जो स्पेसेस थे, वहां पर भी पानी का मॉलिक्यूल जा चुका है और उसने उन स्पेसेस को भी ब्लॉक कर दिया है। तो दैट इज द रीजन दैट दिस टाइप ऑफ सॉइल इज लैकिंग ऑक्सीजन एज वेल। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों यहाँ पर कम है? क्योंकि जिस जगह पर हवा को होना चाहिए था या जिस जगह पर ऑक्सीजन को होना चाहिए था, वो सारी जगहों में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स जा चुके हैं। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे ऑक्सीजन लैकिंग है। क्लियर? अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो इस तरीके के सॉइल के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन चलेगी, जिसकी वजह से रूट्स के अंदर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो रूट्स हैं पौधे की वो मर जाएंगी। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा कि जो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल होता है, या फिर अगर मैं आपको एकदम आसान भाषा में बोलूं, जिसको हम बंजर जमीन कहते हैं, जहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा नहीं हो सकती, तो वो उसका रीजन यही होता है। ठीक है, आप अगर वैसी कोई जमीन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत हार्ड एंड टफ जमीन होती है, एरेशन के लिए कोई स्पेस नहीं होता है, बहुत ज्यादा ड्राई होती है। तो दैट इज द रीजन की जो रूट्स हैं वहाँ प्लांट की, वो अल्कोहल फॉर्म करती हैं थ्रू अनारोबिक रेस्पिरेशन और पौधे जी नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल टेम्परेचर। सॉइल का जो टेम्परेचर है उससे भी काफी सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, जैसे कि अगर सॉइल का टेम्परेचर लो है तो उससे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो कम हो जाती है, मतलब वो बाहर के मिनरल आयंस को अपने अंदर ना ज्यादातर आने देता है, ना ही अंदर की चीजों को ज्यादातर बाहर जाने देता है। तो अगर ये एक्सचेंज किसी भी तरह से घट गया, तो आपको भी पता है कि जो न्यूट्रिटिव कंटेंट है रूट के सेल्स की, दैट इज गोइंग टू डिक्लाइन। और इसकी वजह से लो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा वेजिटेशन को फेवर नहीं करता। बहुत कम ऐसे पौधे होते हैं जो कि लो टेम्परेचर सॉइल के लिए अडेप्टेड होते हैं, वो अलग बात है। बट बाकी अगर आप ओवरऑल सारे प्लांट पॉपुलेशन को देखोगे तो लो टेम्परेचर की वजह से सेल परमिएबिलिटी घटती है। ठीक है, इसके अलावा जो टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस है वो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब अभी आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर, चाहे वो हमारी बॉडी हो, मतलब कि एनिमल बॉडी, या फिर वो कोई प्लांट की बॉडी हो, कोई भी एंजाइम जब हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, मतलब कि लिविंग सिस्टम में फंक्शन करता है, तो उसके फंक्शन करने के लिए या उसकी बेस्ट एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे एंजाइम अपनी बेस्ट एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द एंजाइम इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर in which enzyme exhibits its maximum activity या best activity दिखाती है। ठीक है, तो जब भी कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी तो टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक एंजाइम का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इसके अलावा लो टेम्परेचर में जो कैपिलरी वाटर की विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो मुझे ये बताइए, अगर कैपिलरी वाटर की विस्कोसिटी बढ़ गई तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? बताइए। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर कैपिलरी वाटर की विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? वेरी गुड कुणाल एंड देव, वहां पर जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज गोइंग टू लोअर डाउन, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑल राइट, इसके अलावा जनरली जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होता है पानी का वो होता है 20 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मतलब आप जानते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर इतना ही होता है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर चलता रहता है। इसके अलावा अगर आपने सॉइल का टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया तो रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो गोइंग टू स्लो डाउन और गेट एनहांस्ड। डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है या घटाया है। ठीक है, इसके अलावा जो कोल्ड सॉइल होता है, देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, कोल्ड सॉइल लिखा गया है, उसको मैं कोल्ड कर दूंगी। कोल्ड सॉइल जो होता है दैट इज फिजियोलॉजिकली ड्राई।
ठंडा जो सॉइल होगा या जिसका टेम्परेचर काफी लो होगा वो फिजियोलॉजिकली ड्राई होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो भी आपका कैपिलरी वाटर है लो टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर पे वो गाढ़ा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो कोल्ड सॉइल जो होता है दैट इज फिजियोलॉजिकली ड्राई। नेक्स्ट थिंग इज सॉइल एयर। अब सॉइल एयर का मतलब है हवा की वो मात्रा जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप किसी भी सॉइल को, अगर आप में से किसी को गार्डनिंग की हॉबी होगी या किसी ने कभी कोई पौधा लगाया होगा या आपके घर गार्डन होगा, जब वहां पे गार्डनर काम करता होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद, हर एक प्रॉपर इंटरवल के बाद वो जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, सॉइल को एरेट करता है। मतलब उसको किसी भी चीज से प्रिक किया जाता है ताकि उसका जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी जो है वो नीचे चली जाए, उसको खोदा जाता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली डन फॉर क्रिएटिंग स्पेस फॉर एयर। अगर आप बहुत दिन तक ये एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो क्या होता है ना कि जो मड होती है या जो सॉइल होता है उसके ऊपर एक बहुत ही स्मूथ लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर ही रह जाता है, रूट्स तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो एरेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि अगर आप उस मिट्टी को या उस पौधे को लगा रहे हैं मिट्टी के अंदर, तो वो जो मिट्टी है उसको आपको क्या करना है, आपको उसको बार बार टक इन करना है, उसको डिग करना है ताकि उसके अंदर एयर के लिए स्पेस बन सके, ठीक है। अगर एयर के लिए स्पेस नहीं बनता तो जो रूट्स हैं उनके अंदर इम्प्रॉपर रेस्पिरेशन होने लगती है, जिसकी वजह से जो पौधा है उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है और वो न्यूट्रिएंट्स में भी लैक करने लगता है। क्लियर। सॉइल कंसंट्रेशन, देन सॉइल कंसंट्रेशन जो होती है उसका इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ। अगर आपने मिनरल आयन जरूरत से ज्यादा दे दिए किसी पौधे को तो ये नुकसान है, ठीक है। जैसे इक्वली हमारी बॉडी पे भी अगर आपने जरूरत से ज्यादा खाना खाया तो क्या होगा, आप ओबेस्ट हो जाओगे। सेम थिंग इज विद द प्लांट्स कि जितने मिनरल आयंस उनके लिए इंपॉर्टेंट है आप उनको उतना ही दीजिए। अब इस चीज को आप बेटर समझोगे इसके बाद वाले चैप्टर में जिसको हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। वहां आपको समझ में आएगा कि किसी भी मिनरल आयन का जितना क्वांटिटी प्लांट बॉडी में रिक्वायर्ड है उतना होना इम्पोर्टेंट है। अगर क्वांटिटी उससे एक्सीड करती है या उससे कम हो जाती है तो दैट इज गोइंग टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्लियर। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल मिनरल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आयन भी नहीं होना चाहिए, तो उससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमेशा घटता है। ऑल राइट। लास्ट फैक्टर इज ट्रांसपिरेशन। तो क्रैमर के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अभी आपने पैसिव मेथड में ये चीज तो ऑटोमेटिकली जज कर ली है। मैंने आपको बताया कि जब ट्रांसपिरेशन से वाटर इवेपोरेट होता जाता है तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं या जो पत्ते होते हैं दैट इज द साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन। उनका जो डिमांड है वाटर का या उनका जो अर्ज होता है टू गेन वाटर मॉलिक्यूल दैट इंक्रीजेस। और अगर उनका वाटर मॉलिक्यूल का अर्ज बढ़ा, डिमांड बढ़ा वाटर गेन करने का, तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इनसाइड द रूट सेल्स, क्योंकि उन्हीं को वाटर पहुंचाना है पत्ते तक। तो इनडायरेक्टली आप क्या देख रहे हो कि घूम फिर कर हुआ क्या, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनका वाटर गेन करने का कैपेसिटी इंक्रीज हो चुका है। तो दैट इज द रीजन कि जो ट्रांसपिरेशन है दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का दैट विल बी अदर मेथड्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे दूसरे कुछ तरीकों का नाम है। एक तरीका होता है माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या होता है, आपने 10th में इसका नाम सुना होगा आई गेस। व्हाट इज माइकोरिजा? एनीवन नोज व्हाट इज माइकोरिजा? माइकोरिजा कब बनता है? ठीक है फाइन, आई टेल यू। माइकोरिजा जो होता है, ओके, एसोसिएशन ऑफ फंगस। देव किसके साथ? मिलजुल के आंसर आ रहा है यहाँ पे, देव एंड कुणाल का। फाइन, मैं जल्दी से बता देती हूँ।
Mycorrhiza is basically symbiotic association between fungus and roots of higher plants. ठीक है, जब भी फंगस किसी भी हायर प्लांट की जड़ों के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म को इक्वली बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, तो दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जब भी फंगस रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ इस तरीके का एसोसिएशन सेटअप करता है तो उसे हम माइकोरिजा कहते हैं। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे हम फंगस के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको माइकोरिजा का और भी डिटेल सिखाया जाएगा, ठीक है। तो जब भी माइकोरिजल एसोसिएशन होता है ना, तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि जो फंगस की माइसीलियम होती है वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करती है, रूट्स को ट्रांसफर करती है, और रूट्स इसकी मदद से क्या करेंगे, खाना बनाएंगे जो कि फंगस को भी दिया जाएगा, ठीक है। वाटर जो है दैट इज रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू ऑल नो। तो जब भी रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया तो वो उस पौधे के लिए रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, तो उससे जो भी खाना बनाया जाएगा वो फंगस को दिया जाएगा, और फंगस क्या करेगी, और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को ट्रांसफर करते जाएगी। तो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइकोरिजा, ठीक है। अगला है वेलामेंट टिश्यू। वेलामेंट टिश्यू की बात आई गेस कल की क्लास में भी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी रूट्स हैंगिंग होती है, एपिफिटिक प्लांट्स उनको कहा जाता है, जैसे कि ऑर्चिड्स होते हैं। तो उनके अंदर जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है विच इज कॉल्ड एज वेलामेंट टिश्यू, दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, या फिर जिसको आप कहोगे वाटर वेपर। कल हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ा था, तो उसमें एक फॉर्म एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी था, याद है या नहीं याद है? आप लोगों को ये चीज याद है या नहीं? कल जब हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ा था तो उसमें एक फॉर्म एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी था, और वहीं पर हमने वेलामेंट टिश्यू और एपिफाइट्स की बात की थी, ठीक है। तो वो जो वेलामेंट टिश्यू होता है दैट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू व्हिच इज बेसिकली डिजाइन फॉर कंडक्शन ऑफ या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये हैंगिंग रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं, तो वेलामेंट टिश्यू इज आल्सो अ टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन मेथड। लास्ट वन विल बी हाइग्रोस्कोपिक हेयर। अब ये हाइग्रोस्कोपिक हेयर किस में होते हैं? ये भी एपिफाइट्स में ही होते हैं। जो उनके एरियल पार्ट्स होते हैं वहां पे आप देखोगे कि कुछ रेशे की तरह स्ट्रक्चर उनके पार्ट्स में से बाहर आते हैं, उनको हम हाइग्रोस्कोपिक हेयर बोलते हैं, क्योंकि उनका काम होता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द मेथड या वन ऑफ द एडेप्टेशन जो कि एपिफिटिक प्लांट्स में पाया जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ तक अभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन जस्ट आस्क योर डाउट्स। Anybody is having any kind of doubt till here? अभी का जो क्लास है आप उसका जो भी डाउट है अभी पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी जैसे इन्फॉर्म किया है कि जब हम ये क्लास रिजॉइन करेंगे तो रिजॉइन होने के बाद वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। उसमें हम बेसिकली एमसीक्यूज लेंगे जो कि इसी चैप्टर से कंसर्न्ड होंगे। अभी तक जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं उन टॉपिक्स के कुछ रैंडम क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ उसका आंसर डिस्कस भी करने वाले हैं। क्लियर? तो इससे क्या होगा, पॉकेट टेस्ट में आपको काफी सारी हेल्प हो जाएगी, और एनसीईआरटीज जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी इजी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, तो जब आप क्लास रिजॉइन करेंगे तो बेसिकली दैट सेशन विल बी देयर, और आज की हमारी जो पढ़ाई है वो यहीं तक की है। एसेंट ऑफ सैप हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। एंड आफ्टर एसेंट ऑफ सैप ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड देखा जाएगा विच इज डन बाय फ्लोएम। क्लियर? एसेंट ऑफ सैप में जब मैं आपको वाटर का कंडक्शन पढ़ाऊंगी तो उसी के साथ हम ट्रांसपिरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हिस्टोमेटा भी डील करेंगे। ऑलराइट, तो दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली एंड योर चैप्टर। नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। तो we'll stop this one right now. If anyone is having any doubts, then you can ask. Yes, Dave, you are raising hand. Any problem? If anyone is having any kind of doubts, तो आप पूछ सकते हो. Otherwise, we are going to end off with this meeting and then we are going to rejoin
for question solving session.